हेलो गाइस। लास्ट वीडियो हमारी चल रही थी आर्मेचर रिएक्शन के ऊपर। ठीक है, ये हमारा आर्मेचर रिएक्शन का एक टॉपिक था और हमने समझा था आर्मेचर रिएक्शन किस तरह से इफेक्ट डालता है हमारी जनरेटर की टर्मिनल वोल्टेज पर। और ये जो आर्मेचर रिएक्शन है ये दो तरह से इफेक्ट डालता है, वो हमने लिखा भी था, बताया था आपको कि दो तरह के होते हैं। एक होता है डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट और एक होता है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। ये हमने अच्छे से समझे। आज जो बारी है वो है रेमेडीज आर्मेचर रिएक्शन, रेमेडीज ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। अब ये जो परेशानी है इसे दूर करने के लिए भी हमें एक बार फिर से समझना पड़ेगा कि डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट किस तरह से होता है आर्मेचर के अंदर और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट कैसे होता है, तभी हम इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालेंगे। तो अगर हम देखें दो तरह के आर्मेचर रिएक्शन हैं तो दो तरह की इसमें रेमेडीज भी होती हैं। अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम खुद ही उसका हल निकालें बजाय रट्टा लगाने के। ठीक है, रट्टा लगा लो आप, मैं बता दूंगा भाई ब्रिज को खिसका देते हैं, है ना, कंपनसेटिंग बाइंडिंग कर लेते हैं। लेकिन असल में होता क्या प्रॉब्लम है कि हम पढ़ा तो देते हैं, जैसे मैंने कहा कि भाई डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को कम करने के लिए, हाँ सॉरी एक बात रह गई है, हम ये जो प्रॉब्लम है हम इसे खत्म नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? थोड़ा कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, खत्म ये नहीं होगा। ओके, इसीलिए कहा गया है किसी भी मशीन की इफिशिएंसी 100% नहीं होती। जो टर्मिनल पर हमें वोल्टेज मिलनी चाहिए वो हमें नहीं मिलती, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन की वजह से हमारे मेन फील्ड में जो मेन फ्लक्स है उसमें डिस्टोर्शन पैदा होता है। क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो अगर आपको याद आ रही हो तो क्या होता है कि मैग्नेटाइज का जो आर्मेचर है उसके रिएक्शन की वजह से जो हमारा मेन फील्ड है नॉर्थ टू साउथ जाता है वो कंप्रेस होता है, यानी कि दब जाता है, या कहिए उसमें डिस्टरबेंस होता है या एक डिस्टोर्शन पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें जो इफिशिएंसी है वो पूरी नहीं मिल पाती। हम उस इफिशिएंसी को थोड़ा बढ़ा तो सकते हैं पर 100% तक हम नहीं ला सकते। ठीक है, इसीलिए जो भी प्रॉब्लम है उन्हें हम कम कर सकते हैं। क्या क्या तरीके कम करने के हैं, तो उसके लिए जरूरी है एक नजर हमें फिर मारनी पड़ेगी वो प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, तो मैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा नहीं देखा होगा तो आप देख लेना आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो मैं आर्मेचर रिएक्शन पे एक मोटा मोटा बता देता हूं। डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग के इफेक्ट दो ही होते हैं। ठीक है, दोनों ही मिलकर के ये हमें एक प्रॉब्लम खड़ी करते हैं। अब ये देखो, ये डायग्राम है, मैं वो चीज बताना चाह रहा हूं जो अक्सर टीचर्स छोड़ देते हैं और बच्चे बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये मैं बता रहा हूं प्रैक्टिकली जो मुझे रिपोर्ट बच्चों से मिली है। अब एग्जांपल देता हूं मैं, जरा आप वीडियो पॉज करके सोचना। ये दो पोल है हमारे, क्या आप बता सकते हैं इनमें कौन सा नॉर्थ कौन सा साउथ है? भाई टीचर लिख देता बस ये नॉर्थ है ये साउथ है। अरे भैया हम कैसे पता करें? मैंने तो इसके अंदर बाइंडिंग है, ये देख रहे हैं आप, ये वाली ये फील्ड बाइंडिंग है, और ये देख रहे हैं ये इसे कहते हैं कंपनसेटिंग बाइंडिंग। जो हमारे मैन पोल होते हैं उस मैन पोल में हम स्लॉट बना देते हैं, उसमें जो बाइंडिंग करते हैं उसे कहते हैं कंपनसेटिंग बाइंडिंग। और जो मैन पोल के चारों तरफ जो बाइंडिंग देख रहे हैं इधर और इधर, इसे कहते हैं हम मैन पोल की जो बाइंडिंग होती है, ये वो मैन पोल की बाइंडिंग है, फील्ड क्वाइल। जैसे मैं डायग्राम कह दूं, ये देख रहे हैं आप, ये संट फील्ड क्वाइल है ये वाली,
और ये सीरीज फील्ड कॉइल है, दोनों ही फील्ड कॉइल है। इसमें भी ये भी दोनों फील्ड कॉइल हैं। ये वाली जो पोल के चारों तरफ लपेटी गई है और ये वाली जो पोल शू के ऊपर स्लोट में लपेटी गई है। मैं एक चीज बता दूं, ये थोड़ी बारीकी वाली बातें हैं जो आनी चाहिए हर किसी को। मैं बताऊंगा किस तरीके से इसमें जो हमारा डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है, जो हमारी नंबर 1 रेमेडीज है, वो कैसे आएगी। अभी देखो, पहले तो ये पता कराओ आप वीडियो पॉज करके कि इसमें नॉर्थ साउथ कौन सा होगा। नहीं होगा, मैं अभी आपको बताऊंगा ना, वो आप करते रहो, मैं इसको बता रहा हूं। ये हमारा आर्मेचर है जो हमें टर्मिनल वोल्टेज मिलता है। तो कहां से मिलता है? आर्मेचर के कार्बन ब्रश से। यानी यहां से एक पॉजिटिव निकलेगा, एक नेगेटिव निकलेगा और हमें आउटपुट यहां मिल जाएगा, जिसे हम कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज। ओके, तो जब आर्मेचर रिएक्शन होता है और जो हमारी वोल्टेज बनती कैसे है, ये जो मेन पोल है, मेन पोल का जो फ्लक्स होता है उसे हम मेन फ्लक्स बोलते हैं। जब वो फ्लक्स आर्मेचर को काटता है और आर्मेचर उसमें रोटेट करता है, जब आर्मेचर के कंडक्टर हमारे इस मेन फ्लक्स को काटते हैं तो क्या होता है? तो आर्मेचर में एक ईएमएफ इंड्यूस होता है और वो ईएमएफ हम कहां से लेते हैं? कार्बन ब्रश के माध्यम से। अब ये जो फ्लक्स हमारा नॉर्थ टू साउथ जाता है, क्या करेंगे? अब वही अगर वीक पड़ जाए या कम हो जाए, हम जिस हिसाब से डिजाइन किया गया है ऑल्टरनेटर, उस उतना फ्लक्स ना मिल करके कुछ कम मिले या उसमें कोई डिस्टरबेंस हो जाए, तो जो टर्मिनल वोल्टेज हमें यहां से मिल रही है वो हमारी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, मैं बार बार बता रहा हूं, मैं थोड़ा सा बता दूं। देखो, ये जो लाइन मैंने खींची है ग्रीन कलर से, यही हमारी जीएनए और एमएनए है। अब जीएनए एमएनए एक ही क्यों है? क्योंकि अभी अभी आर्मेचर हमारा घूम नहीं रहा है। ठीक है, जब ये घूमता है तो क्या होता है? एमएनए हमारा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से कार्बन ब्रश में स्पार्किंग भी होती है और हमारा मेन फ्लक्स भी डिस्टर्ब होता है। ओके, हम चलेंगे, आएंगे उस पर। तो मैं आपको ये थोड़ा क्लियर कर दूं सर्किट। ये हमारा कार्बन ब्रश है और यहां से मैंने सप्लाई ले ली, ये आ गई। ये ही हमारा क्या है? टर्मिनल वोल्टेज है और इसी पे हम लगाते हैं क्या? लोड लगाते हैं। इसे आप टर्मिनल वोल्टेज बोलो या यहां पे लोड लगाना होता है। ठीक है, अगर हम फील्ड में सप्लाई दें और आर्मेचर को घुमाए ना, ध्यान दो मेरी बात पे, अगर हम फील्ड में सप्लाई दें और आर्मेचर को हम घुमाए ना, देखिए फील्ड में सप्लाई देंगे तभी हमारा मेन पोल एक्टिव होंगे, यानी उनमें जो मैग्नेट है, जो फ्लक्स है, तभी पैदा होगा जब हम फील्ड में सप्लाई देंगे। ये हमारी फील्ड कॉइल है, ये और ये। एक बात और ध्यान समझो कि ये जो दोनों कॉइल हैं, ये कॉइल और ये कॉइल, ये बच्चों एक ही कॉइल है। दो जगह हमने की हुई है बट कॉइल एक ही है। एक ही कॉइल के तो दो एंड, एक नॉर्थ एक साउथ बनेगा। हम लास्ट वीडियो में बता चुके हैं पिछली बार भी। तो इसमें एक नॉर्थ बनेगा, एक साउथ बनेगा। मेरा क्वेश्चन सिर्फ वही है कि कौन सा नॉर्थ और कौन सा साउथ बनेगा, ये हमें आना चाहिए, तभी हम समझ पाएंगे डीमैग्नेटाइजिंग। ये फंडा आपको समझ में आना चाहिए। एक चीज और देखो, ये जो हमारे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये इधर वाले क्या है? क्रॉस। मैंने प्लस का निशान लगाया हुआ है, यानी क्रॉस का निशान है। और ये इधर देखो, इधर के जितने कंडक्टर हैं सब क्या है? डॉट है। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि हमारा कोई तार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसके ऊपर लपेटा गया है, यानी कि तार यहां से
अंदर गया और निकल के यहाँ बाहर को आ गया। अब करंट जो इसमें जाएगी तो उसकी भी यही होगा डायरेक्शन, करंट यहां से जाएगी और इधर से निकल के आएगी। ठीक है, एक कॉइल हो गई। इसी तरीके से कॉइल बन करके हमारी यहां जाती है और यहां भी क्या होगा, तार यहां से जाएगा और ऐसे टर्न होकर के बाहर निकल आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ जो क्रॉस वाला पॉइंट है वहां करंट इन कर रही है और इधर वाला जो करंट डॉट वाला पॉइंट है यहां से करंट बाहर को निकल रही है। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो अब आप देखो, ये करंट हमारी इधर गई और एज पर लॉ मैंने बताया है कि ये जो अंगूठा है, अगर करंट की डायरेक्शन ये हमारा अंगूठा है और ये मेरी फिंगर है, मैं ऐसे कर रहा हूं तो फ्लक्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये मेरी उंगली की डायरेक्शन ऐसे करके। ठीक है, यानी कि यहां अगर मैं अंगूठा ऐसे रखूं तो करंट हमारी कहां जा रही है, अंदर जा रही है। तो अंदर जा रही है तो जो करंट होगी, जो फ्लक्स होगा वो इसके चारों तरफ क्लॉकवाइज बनेगा। ठीक है, क्लॉकवाइज बनेगा, क्लॉकवाइज बनेगा। और अब आप इधर आ जाओ, ये करंट हमारी बाहर निकल रही है तो ये तो कोई करंट बाहर आ रही है और ये ऐसे बनाएगी, यानी कि ये क्या बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज बनने का मतलब ये हुआ दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है कि फ्लक्स की जो डायरेक्शन है हमारी ये आ रही है। ये तो क्लियर हो गया। अब आते हैं ऊपर वाले, जो हमारा ऊपर वाला पोल है ना, हमें ये खोजना है कौन सा नॉर्थ है इसमें, कौन सा साउथ है। ये भी एक क्वेश्चन हो गया है। ऐसे क्वेश्चन आते तो नहीं है, लेकिन अगर ये समझ नहीं होगी तो आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब इसमें भी ये देखो, यही चीज हो रही है, यहां से करंट अंदर गई हमारी तो फ्लक्स हमारा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ, नीचे को आएगा। अब मैं शॉर्ट में चल रहा हूं, जल्दी जल्दी ये आएगा। अब मैं अगर इधर आ जाता हूं तो यहां भी आप देखो करंट हमारी बाहर निकल के आ रही है तो फ्लक्स की डायरेक्शन क्या ये होगी, यानी ये भी हमारी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो यहाँ पे फ्लक्स हमारा नीचे आएगा। अब ये फ्लक्स नीचे जा रहा है और ये फ्लक्स भी नीचे जा रहा है और फ्लक्स क्या होता है, नॉर्थ टू साउथ। ये हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारी प्रकृति का लॉ है। हमेशा जो फ्लक्स है नॉर्थ टू साउथ जाता है, यानी कि ये पोल हमारा नॉर्थ कहलाएगा और ये पोल हमारा साउथ कहलाएगा। मुझे पूरी आशा है कि आप इस चीज को समझ चुके होंगे। अब आप आ जाइए आर्मेचर पे। आर्मेचर पे भी वही रूल लागू हो रहा है। देखिए ये जो लाइन है कार्बन ब्रश, कार्बन ब्रश GNA का मतलब होता है, बता चुका हूं, दोबारा बताऊंगा तो शायद आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। ज्योमेट्रिकल का मतलब जो इसकी डेफिनेशन है वो यही है कि ज्योमेट्रिकली जो हमारे मेन पोल हैं और जो उसका फ्लक्स बन रहा है उसको बिल्कुल सेंटर से डिवाइड कर रहा है, आधा इधर आधा इधर। क्लियर है बात? तो ये ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस है। इस एक्सिस पे कार्बन ब्रश के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं होती, यानी कोई EMF नहीं होता। ठीक है, ऐसे ही मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, ये GNA हमेशा एक ही रहता है, कभी चेंज नहीं होता। लेकिन MNA जब हम जनरेटर पे लोड डालते हैं और आर्मेचर में जब करंट फ्लो होती है, लोड करंट, तो क्या होता है, ये हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, अपनी जगह छोड़ देता है, शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैग्नेटिक न्यूट्रल का भी एक्सिस यही है। ये मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस है क्योंकि ये एक जगह नहीं रहता, चेंज हो सकता है कहीं भी। तो ये दो चीजें हो गई हमारी। अब देखो, अब आर्मेचर पे आ जाओ। आर्मेचर पे क्या है, ये चीज वही करंट अंदर जा रही है, फिंगर आ रही है, तो इसमें जो हमारा फ्लक्स है वो कहां बनेगा बच्चों, ये बनेगा इस साइड में।
अच्छा, ये जो डबल डबल है, ये क्या है? कॉइल एक ही है। अब ये देखो, ये जो कंडक्टर हमारा अंदर को गया तो निकल के वापस ही तो आएगा, तो वापस निकल के आया यहां से। ये कॉइल इस तरीके से जब लपेटी जाती है तो जाने वाला जो कंडक्टर है वो हम दिखाते हैं क्रॉस से, और जो आने वाला है उसे दिखाते हैं हम डॉट से। ओके, तो करंट हमारी यहां से गई, वापस यहां से आई, जब यहां से आएगी तो क्या होगा? यही होगा। तो करंट हमारी वापस आ रही है, फ्लक्स हमारा यूं बन रहा है, यानी कैसे बनना है? ये एंटी क्लॉकवाइज। तो बच्चों इसमें भी क्या होगा? ये जो हमारी करंट की फ्लक्स की डायरेक्शन होगी वो ये होगी। अब यहाँ पे डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट आपका कंप्लीट होने वाला है, आप समझ जाएंगे। अब देखो, ये फ्लक्स अंदर को दबा रहा है, फ्लक्स तो यही आ रहा है, नॉर्थ टू साउथ आ रहा है। अगर इसमें करंट फ्लो ना हो, अगर हम लोड ना डालें इस पे, तो आर्मेचर में करंट फ्लो नहीं होगी। ठीक है, तो जब करंट फ्लो नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब लोड डालने से आर्मेचर करंट फ्लो होती है, तो आर्मेचर की वजह से जो उसमें करंट फ्लो हो रही है उसकी वजह से भी उसके कंडक्टर में एक ईएमएफ पैदा होता है, जिसकी वजह से एक मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होता है, और उसकी डायरेक्शन ये रहेगी। फ्लक्स हमारा नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, ऊपर से नीचे के लिए एच पर डायग्राम, और ये राइट टू लेफ्ट जा रहा है, क्योंकि ये जो फ्लक्स है, इस फ्लक्स को, ये वाला फ्लक्स आर्मेचर के द्वारा बनाया हुआ फ्लक्स हमारे मेन फ्लक्स को क्या कर रहा है? धकेल रहा है, दबा रहा है, यानी उसमें डिस्टोर्शन पैदा कर रहा है। जब ये फ्लक्स इसे दबाएगा, इसीलिए इसको क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि मेन फ्लक्स के क्रॉस में ये फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा? ये फ्लक्स अपना रास्ता सीधा ना करके थोड़ा सा ये जिगजैग टाइप का, जैसे ये फ्लक्स आया तो थोड़ा सा इधर दब गया, फिर वहां से फिर ऐसे करके आएगा। मैं डायग्राम बना दूंगा उसका भी। फ्लक्स अपना रास्ता भटक जाएगा, उसी को कहते हैं डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। मेन फ्लक्स में जो डिस्टरबेंस आता है उसे कहते हैं डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, क्योंकि मेन फ्लक्स हमारा कमजोर पड़ गया है, क्योंकि इसने आगे डिस्टर्ब कर दिया ना आर्मेचर फ्लक्स ने। लेकिन और जो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है वो क्या होता है? जब फ्लक्स इस आर्मेचर इस मेन पोल से बनने वाले फ्लक्स को डिस्टर्ब करता है, दबाता है, उसे क्रॉस कर रहा है, क्रॉस करता नहीं है, करने की कोशिश करता है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। अब आते हैं इसकी रेमेडीज पे। अब रेमेडी समझ में आएगी, रटने की जरूरत ही नहीं है। अब कैसे? देखो, ये फ्लक्स हमारा कमजोर पड़ गया, किसकी वजह से? आर्मेचर रिएक्शन की वजह से। अगर ये फ्लक्स हम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर दें और ये हमारा कुछ भी बिगाड़ ना पाए, तो ये परेशानी दूर हो जाएगी। यानी कि अगर इसकी फील्ड कॉइल में नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दें तो इसका टोटल जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी बढ़ जाएगा। जब वो बढ़ेगा तो इसका इफेक्ट हमारे मेन पोल पे नहीं पड़ेगा, जो हमारा मेन फ्लक्स है। तो एक रेमेडी तो यही हो गई। लेकिन ये जो फार्मूला है, ये जो मेथड है, सिर्फ छोटे जनरेटरों में ही ज्यादा सक्सेस है। बड़ों के लिए हम कंपनसेटिंग बाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं, जो हमने पोल के शू में जो ग्रुप बना करके हमने बाइंडिंग की हुई है, इसी को हम कंपनसेटिंग बाइंडिंग कहते हैं। डायग्राम में ये देखो यहां बनाई हुई है, वो इस डायग्राम में और इसमें फर्क होगा। ये लाइन डायग्राम है, इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम है। ये जो डायग्राम है हमारा, ये इसको वैसे तो ब्लॉक डायग्राम बोल देते हैं। ठीक है, इससे दोनों कंसेप्ट क्लियर होंगे, तब आपकी ड्राइंग समझ में आएगी। तो जो कंपनसेटिंग बाइंडिंग है, तो ये तो बात हो गई छोटे जनरेटरों के लिए।
तो छोटे जनरेटर में तो हम इसके नंबर ऑफ टर्न बढ़ा देंगे, आर्मेचर तो उसका करंट बढ़ जाएगा फील्ड का, तो फील्ड कॉइल का करंट बढ़ेगा। ये फील्ड कॉइल है, ये नंबर ऑफ टर्न जो भी है अगर हम इन्हें बढ़ा दें तो क्या होगा, हमारा मेन फ्लक्स बढ़ जाएगा और आर्मेचर रिएक्शन के जो आ रहा है फ्लक्स, ये राइट टू लेफ्ट, इसका हमें फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा जरूर, कम पड़ेगा। मैं शुरू में बोल चुका हूं, हम कम कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। ठीक है। अब बड़े जनरेटरों में क्या करते हैं, बड़े जनरेटरों में बस एक ही इलाज है, वो है कंपनसेटिंग बाइंडिंग, और वो हम करते हैं पोल शू में। ध्यान दो, कभी आप सोचते हैं कंपनसेटिंग बाइंडिंग बताना कैसी होती होगी, वो इसी के ऊपर होती है कंपनसेटिंग बाइंडिंग। इस बाइंडिंग का जो कनेक्शन है हम आर्मेचर के साथ इस तरह से करते हैं कि आर्मेचर से निकलने वाली करंट, आर्मेचर से निकलने वाली करंट का ये जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है, इससे निकलने वाली करंट दोनों एक दूसरे का विरोध करती हैं, जिसकी वजह से जो आर्मेचर में करंट पैदा हो रही है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है या कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है ये हमारा कम हो जाता है। वहां हमने क्या किया, पहले छोटे जनरेटरों में हमने नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दिए, मैग्नेट हमारी स्ट्रांग बन गई, यानी फ्लक्स हमारा स्ट्रांग हो गया, पहले से बढ़ गया, इसका हमें फर्क ही नहीं पड़ा। अब बड़े जनरेटरों में आप कितने बढ़ाएंगे नंबर ऑफ टर्न, कितना मोटा करेंगे उसको फील्ड कॉइल को, इसीलिए इन्होंने एक कंपनसेटिंग बाइंडिंग लगाई जो पोल शू में होती है, और इस कॉइल को आर्मेचर के सीरीज में जोड़ दिया। आप देख रहे हैं एक सीरीज कॉइल है, एक कंपनसेटिंग कॉइल है, और दोनों ये जो आर्मेचर का, मान लो आर्मेचर से निकलने वाली करंट हमारी ये है आई ए, और इसमें से निकलने वाली करंट आई एस ई, ये दोनों एक दूसरे का विरोध करेंगी, तो क्या होगा, यहां पे आपस में टकराव होगा, न्यूट्रलाइज होंगे, और हमारा जो आर्मेचर से बनने वाला फ्लक्स है वो भी हमारा कम बनेगा। कम बनेगा तो हमारे मेन फ्लक्स का वो ज्यादा विरोध नहीं कर सकता, यानी कि हमारी टर्मिनल पे वोल्टेज जो है वो ज्यादा मिलेगी और इसकी एफिशिएंसी पहले के मुकाबले बढ़ जाएगी। तो दो ही इसमें आर्मेचर रिएक्शन होते हैं और दो ही इसमें सॉल्यूशन है। तो जो हमने रेमेडीज बताई आपको, ये सब मैंने इतना टाइम इसलिए लगाया है कि आप पहले समझें, और आप समझने के बाद आप अच्छी तरीके से इसको, असल में भूलने वाली बात नहीं है कि रेमेडीज कितने प्रकार की होती है, कैसे करेंगे, है ना, आर्मेचर रिएक्शन कितने तरह का होता है, भैया दो ही तरह का होता है, रेमेडीज भी दो ही होती हैं। अच्छा, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को कम करने के लिए एक तरीका और है बहुत बढ़िया, उसमें होता है जो ये हमारा है एमएनए। मैंने कहा था शुरू में, एमएनए लोड पड़ने पे थोड़ा सा खिसक जाता है। तो अगर ये जो हमारे कार्बन ब्रश लगे हुए हैं, इनको आर्मेचर की घूमने की डायरेक्शन में, मुझे नहीं पता किधर घूम रहा है, मान लो आर्मेचर हमारा इधर घूम रहा है, तो आर्मेचर की घूमने की डायरेक्शन में अगर इसका जो एक्सिस है एमएनए थोड़ा सा हम चेंज कर दें, यानी कि हमारा जो एमएनए है वो यहाँ पे नहीं है, वो थोड़ा सा कहीं हट करके कहाँ आ गया, मान लो ऐसे करके आ गया, ऐसे करके, मतलब यहां आ गया। अगर कार्बन ब्रश हम यहां लगा दें, ठीक है, तब भी हमारा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे अच्छी तरीके से क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कर पाएगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, जब डिस्टर्ब होता है तो मैंने कहा था एमएनए थोड़ा सा वहां से डिस्टर्ब होगा, और ये जो हमारे कार्बन ब्रश हैं इसमें क्या लगे रहते हैं, एक होल्डर लगे रहते हैं, ब्रश होल्डर। उन ब्रश होल्डर के माध्यम से हम इन्हें जनरेटर के आर्मेचर के घूमने की डायरेक्शन की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं,
और कहाँ रख के छोड़ते हैं उसको, जहां पे ये जो हमारा इसमें फ्लो होने वाली ईएमएफ है आर्मेचर के अंदर वो मैक्सिमम हो, और जो कार्बन ब्रश पे स्पार्क पैदा होता है स्पार्क कम से कम हो, वो हमारा सही पॉइंट होता है एमएनए का, वो सही एक्सिस है। और वहां छोड़ देते हैं तब भी हमारा ये जो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है ये हमारा कम हो जाता है। तो इसकी रेमेडीज यही है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग की दूसरे वाले की हम कार में ब्रश खिसका सकते हैं और इस परेशानी को हम दूर कर सकते हैं। तो बच्चों आज का टॉपिक मेरा यही था, ठीक है। मैं फिर बोल दे रहा हूं, कंपनसेटिंग बाइंडिंग को एक तो हम पोल शू में करते हैं, दूसरा उसके कनेक्शन आर्मेचर के साथ सीरीज में करते हैं। जो सीरीज फील्ड की करंट और आर्मेचर करंट एक दूसरे का विरोध करती हैं, जिसकी वजह से वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। ओके, और दूसरा तरीका है हमारा कार्बन ब्रश को शिफ्ट करके, हैं दो तरीके हैं। एक तरीका और था जो छोटे जनरेटर के लिए हम फील्ड कॉइल में नंबर ऑफ टर्न बढ़ा के, कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड करता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा कम्यूटेटर के ऊपर, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा कम्यूटेटर पे, जो कम्यूटेशन बोलते हैं उसको, ठीक है। कम्यूटेशन हमारा अगला चैप्टर रहेगा, हम कम्यूटेशन पे काम करेंगे। वो भी यही होता है कि भाई स्पार्क, कार्बन ब्रश में स्पार्क होना और कम्यूटेटर पे क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, वो सब कम्यूटेशन कहलाता है। बताएंगे डेफिनेशन भी और वो भी, ठीक है। तब तो बच्चों खुश रहो, मस्त रहो, नमस्कार।